तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो को देखने से पहले आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो कौन से क्वेश्चन हैं, क्या क्या सवाल हैं, वो आप देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं इंट्रो करवा देता हूँ। जिसे नहीं पता, मेरा नाम कुलदीप है और मैंने इंडियन एयरफोर्स के 3 बार एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। 2 बार तो वो जो परमानेंट थे और 1 बार आपका जो अग्निवीर का था। 3 बार क्रैक किए हैं। तीनों में मैंने फिजिकल और आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, वो तीनों बार क्रैक किए हैं। और 1 बार मेरा मेडिकल में अनफिट हो गया था और सेकंड टाइम में सब कुछ हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई थी। थर्ड टाइम में अग्निवीर का था, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन था दिल्ली पुलिस, तो मैं दिल्ली पुलिस की तरफ गया। ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए चेंज हो चुका है सिस्टम। अगर आप 4 साल है अग्निवीर का है, हमारे टाइम तो वो था कि कंफर्म नहीं है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अब आपके पास एक चीज़ कंफर्म हो गई है। क्या कि आपके 50% जो वैकेंसीज़ है वो निकलती है आपकी, जैसे कि बीएसएफ और आपकी सीआरपी या फिर जो आपके अर्धसैनिक बल है ना, वहाँ में आपके 50% वैकेंसी पूरी तरह से रिजर्वेशन में रख दी गई है। तो आप ये मान के चलो आपके लिए परमानेंट जॉब होने वाली है। ठीक है। हो सकता है कि 25% से आगे बढ़ाकर आपको 50% तक भी मिल सकता है यहाँ पर, कि 50% को परमानेंट कर दिया जाए। पता नहीं क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर आप डायरेक्ट एसएससी जीडी या फिर किसी की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपके लिए बहुत कंपटीशन होगा। इसमें कंपटीशन आपका बिल्कुल लो हो जाता है, यहाँ पर बिल्कुल लो कंपटीशन हो जाता है और बहुत आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है इसका एग्ज़ाम क्रैक करना। अब क्योंकि अब इतना कंपटीशन नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। बहुत तगड़ा क्रेज़ था भाई इंडियन एयरफोर्स और नेवी का उस टाइम जब मैं तैयारी करता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? सर फॉर्म अप्लाई डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ठीक है। इंक्रीज नहीं, एक्सटेंड होगी या नहीं होगी? पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन, सर करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी या नहीं होगी? तीसरा है, अगर करेक्शन विंडो आपकी ओपन होती है तो क्या क्या आप चेंज कर सकते हो? जैसे कि फ़ोटो अगर आपने गलत ले लियो, स्लेट वाली नहीं लियो, अगर आपने 10th की जगह 12th की मार्कशीट या फिर उसके आपने रोल नंबर एक्सचेंज कर दिए हों, या फिर आपने लाइक एक्स स्ट्रीम की जगह आपको वाई स्ट्रीम देना था लेकिन आप वाई की जगह एक्स दे के आ गए, जो भी है। ठीक है। सर्टिफिकेट चेंज करना है वगैरह वगैरह, जो भी आपका सिस्टम है। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट बिग मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना। कौन सी गलती मत करना? फॉर्म अप्लाई वाली दोबारा, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, कि आपकी एक्सटेंड हुई थी या नहीं हुई थी, हुई थी या नहीं हुई थी फॉर्म अप्लाई डेट। जैसा कि आपको पता है 26 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया अभी तक तो फॉर्म अप्लाई कर देना। ये कोई गारंटी नहीं होती कि 26 जुलाई के बाद आपको 5 या 6 या फिर 7 दिन दिए जाएं। पीछे क्या हुआ था उसके ऊपर बात करते हैं। पिछली वैकेंसी जो जिसके फॉर्म 1 फ़रवरी को लास्ट डेट थी आपकी, उसके बाद आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। 7 जोड़ दिए गए थे दिन और 8 फ़रवरी को आपकी लास्ट डेट कर दी गई थी। 8 फ़रवरी को आपको लास्ट डेट हो गई थी। 5 दिन के बाद 13 फरवरी को आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन हो गई थी। तो ये मान के चलो करेक्शन विंडो तो आपकी ओपन होगी, लेकिन आप ये श्योर नहीं है कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। डेट एक्सटेंड का कोई कंफर्म नहीं है। तो कोशिश करना कि 26 जुलाई से पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दो, लेकिन चांसेस है कि आपको 7 दिन और दिए जाएंगे। ठीक है। अगर ये कोई 26 जुलाई के बाद देख रहा है तो उसके लिए थोड़ी खुशी की लहर है। अब बात करते हैं करेक्शन विंडो की। तो करेक्शन विंडो की हो सकता है कि 26 जुलाई आपकी लास्ट डेट हो। 26 जुलाई लास्ट डेट है तो ये मान के चलो 30 जुलाई तक आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें अगर आपने कुछ भी, जैसे कि आपने फ़ोटो स्लेट वाली नहीं लगाई है जिसमें कि DOP नहीं लिखी है, डेट ऑफ फ़ोटो नहीं लिखा है, या फिर आपका ऊपर जो है नाम नहीं लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फ़ोटो है उस फ़ोटो में आप ये मान के चलो कि उसमें एक आपके हाथ में स्लेट हो, ज़रूरी नहीं है। आप वैसे भी जैसे वाइट थोड़ा लेके बैकग्राउंड और उस पर नाम वगैरह और ये लिखवा सकते हो। ठीक है। ये चलेगी, लेकिन स्लेट वाली हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए, लेकिन ये रिजेक्ट नहीं होगी, जो कि साइबर कैफ़े में जो बनाते हैं। गॉट इट? अब अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो कोशिश करना कि आप साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म अप्लाई करवाएं। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो कोशिश करना कि साइबर कैफ़े वाले के पास जाओ और उसे बोलो कि करेक्शन करना है मेरा।
अगर आप ये गलती कर रहे हो, मैंने 3 बार फॉर्म अप्लाई करवाया है और तीनों बार मिस्टेक नहीं हुई थी। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये थी कि मैंने साइबर कैफ़े में तीनों ही बार फॉर्म अप्लाई करवाया था, क्योंकि मुझे पता है अगर फॉर्म की एक भी मिस्टेक गलत होगी ना, अगर आपने फॉर्म में एक भी मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आपके मार्क्स फिर आप चाहे कितनी भी मेहनत हो, 1 साल की मेहनत हो, 2 साल की मेहनत हो, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको फॉर्म ही अप्लाई नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम कैसे दोगे? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, अगर फॉर्म अप्लाई हो गया तो भले ही कुछ भी हो, अगर आपका मार्कशीट में नाम चेंज है या फिर कुछ भी है वो सही किया जा सकता है, लेकिन फॉर्म अप्लाई गलत हो गया तो आगे का कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, और करेक्शन विंडो खुलेगी तो नहीं खुलेगी या खुलेगी, वो 100% खुलेगी। और करेक्शन विंडो में आप करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो या फिर 10th 12th या फिर एक्सट्रीम जो भी है स्ट्रीम वगैरह चेंज है, तो ये सब। और लास्ट बिग मिस्टेक, देखो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। क्यों मत करना? आपके माइंड में हो रहा है कि यार मैंने 10th की जगह 12th की मार्कशीट जो है या फिर उसके रोल नंबर लगा दिए, तो क्या मैं एक काम करूं, न्यू फॉर्म अप्लाई कर देता हूं, न्यू फॉर्म अप्लाई कर देता हूं जिससे कि उसमें बिल्कुल सही करेक्शन करके बिल्कुल सब सही सही भर दूँगा। ये गलती बिल्कुल ही मत करना, दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है 1-2% के रुक जाए। जब मैं तैयारी करता था 2020 और उस टाइम क्या होता था, 2-2 फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर रखे हैं तो वो दोनों एक्सेप्ट कर लिए जाते थे और 2 बार आप एग्ज़ाम भी दे सकते थे। उस टाइम इतना इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी या फिर इतना कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे कि एक ही बंदा एक आधार से 2-2 जगह लॉगिन कर रहा है। बच्चे क्या करते थे उस टाइम, 2 एडमिट कार्ड आए हैं, एक एडमिट कार्ड 18 तारीख को और एक 21 तारीख को, तो दोनों ही एग्ज़ाम दे के आते थे। अगर ये इजी है तो इसमें मार्क्स ज़्यादा आ गए तो फिर ये वाले में लेके और चले जाते थे अपना फिजिकल देने। लेकिन अब ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधार के साथ कनेक्टिविटी है, एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो पता लग जाएगा, या फिर आपने दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश भी की तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है और कैसे और क्या पढ़ना चाहिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट पढ़ो, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन कंसेप्ट सिर्फ वही पढ़ना जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। फालतू की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मान के चलो एक रोहन नाम का बंदा है और एक है सोहन नाम का बंदा, एक रोहन है और एक सोहन है, इन दोनों को इनमें एग्ज़ाम में क्रैक कौन करेगा? रोहन को बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो हिस्ट्री पढ़ता है, या फिर वो हिस्ट्री इसको बहुत अच्छी लगती है, फिर हिस्ट्री में बहुत बेस्ट है। सोहन है जो ना कि उसे हिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टेड, ना पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड, उसे कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, ये सारे दिन हिस्ट्री पढ़ता है, लेकिन सिलेक्शन सोहन ले जाएगा। क्यों? क्योंकि सोहन क्या कर रहा है, हिस्ट्री को भी उतना ही पढ़ रहा है, पॉलिटी को भी उतना ही पढ़ रहा है, और आपको मैथ्स का भी इतना ही पढ़ रहा है और इंग्लिश को भी इतना ही पढ़ रहा है। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आती हैं, और उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि मैंने आपको बताया हिस्ट्री का केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ। जैसे कि आपका इंग्लिश में 20 नंबर आती है, इंग्लिश आपकी 20 नंबर की आती है, और रागा आपका 30 नंबर का आता है। रागा में अकेले में देख लो आप 15 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के, लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के, बाकी के आपके जीके के। तो आप जीके को इतना टाइम ज़्यादा नहीं देना है, उतना ही टाइम देना है जितना उसको ज़रूरत होती है। समझ गए मेरी बात? मतलब एग्ज़ाम की क्या चाहता है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, न कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर क्या आपके पास कोई ऐसा कोर्स है? देखो कोर्स करवाने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यूट्यूब में मैंने आपको क्लासेस में करवाता हूँ इंग्लिश की, आप वो देख सकते हैं, मैं क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ का ये फ़ायदा होता है कि पीडीएफ आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो। और बाकी दी बेस्ट पीडीएफ है, मैं आपको डेमो देके दिखाऊंगा। वाई ग्रुप में कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट आपको 150 रुपये मिल जाएंगे। वहीं एक्स ग्रुप के लिए भी 150 रुपये रहने वाले हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको 99506548 और 49 ये जो व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। हो सकता है कि आपके पास थोड़ा लेट रिप्लाई आए, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर दोनों के एक्स और वाई दोनों की तैयारी कर रहे हैं,
एक्स और वाई दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मात्र 225 रुपये में दोनों के दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। और पीडीएफ को मैं एक बार बता देता हूँ किस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं से एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आपने सारे पीवाईक्यू कर लिए, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा तो भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो पीडीएफ किस टाइप की है। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है आर्टिकल, जहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आप देख सकते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, लाइक किस टाइप के कंसेप्ट है। पहले आपको कंसेप्ट मिलेंगे इस टाइप से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। ए और एन क्या है, द क्या है, कौन सा स्पेसिफिक है। उसके बाद में आपको देखो नीचे सारे हर चीज़ बता रखी है, एक एक पॉइंट में पॉइंट बना के बिल्कुल क्लियर। देखो ये वो एग्जाम्पल लिए गए हैं जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। 90% चांसेस है कि इन एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेगा। अगर ए और एन के अगर आपका जो एरर से पूछे जा रहे हैं, जो मैंने सही तरीके से बना रखे ना, आप उसी तरीके से पढ़ लेना, आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो डेफिनेट का द में कहाँ कहाँ पर अपन यूज़ करते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल जिसे बोलते हैं, वो कहाँ से किस तरह से पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, एक क्वेश्चन नहीं बिल्कुल 200 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। एक क्वेश्चन नहीं बिल्कुल 200 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने इन 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली कंसेप्ट पढ़ने के बाद, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल कि डीप में घुसता हो। आपको यूपीएससी पास नहीं करनी है, ठीक है। आपको यूपीएससी क्लियर नहीं करना, आपको सिर्फ इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उसी के हिसाब से पढ़ना आपको, ठीक है। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, बहुत डीपली पढ़ने लग जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और इसके लगभग आपको पूरे 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देख लो पूरे 200 क्वेश्चंस हैं आपके, और इनके आंसर के आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगी कि किस में ए आएगा, किस में द आएगा और किस में नो आर्टिकल आएगा। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि 99 50 65 48 49 9950654849 इन पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आप इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी, अग्निवीर या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ सभी की आपको स्ट्रेटेजी बता दूँ, सभी का आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दूँ दी बेस्ट, ताकि आप अपना टाइम बचा सकें और इधर उधर ज़्यादा आप अपना टाइम ख़राब न करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।